ओके बच्चों, अब सेक्शन बी में स्टार्ट कर रहा हूं और सेक्शन बी ही सबसे ज्यादा आपका स्कोरिंग का पार्ट होता है और आपको पता है 60 नंबर में आता है और आपको 6 क्वेश्चन दिए गए होते हैं और 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे आपका तुरंत स्टार्ट कर दे रहा हूं और इसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन लिए हैं बच्चों। आप देखिएगा इसमें से काफी कुछ आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे या सिमिलर क्वेश्चन फंस जाएंगे और आपको इसका फायदा मिलेगा। और लास्ट में वीडियो के लास्ट में मैं कुछ की पॉइंट बताऊंगा कि कैसे स्ट्रेटजी बनाए कि वो बेस्ट 4 क्वेश्चन कौन कौन से होने चाहिए जिसको आपको अटेंड करना चाहिए और वो स्कोरिंग रहते हैं। ठीक है, और बाकी गेस्ट पेपर तो है ही आपके सामने। तो नॉर्मली यहाँ पे जो नया पैटर्न है बच्चों, एक आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन का क्वेश्चन रहता है जिसमें आपका इफ एल्स इफ का प्रोग्राम होता है। दूसरा क्वेश्चन फंक्शन ओवरलोडिंग का होता है जिसमें आपका कोई पैटर्न, सीरीज या कोई फॉर्मूला इस तरीके के देकर 2 या 3 फंक्शन बनाकर आपसे आउटपुट निकलवाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन आपका होता है जो कि सिंगल डायमेंशन एरे से होता है जिसमें आपका सर्चिंग सॉर्टिंग में से ही आपका क्वेश्चन लगातार आप देखोगे आया है। 1-2 साल ऐसे हुए हैं जिसमें जनरल एरे का क्वेश्चन लिया गया, बाकी सर्चिंग सॉर्टिंग का ही क्वेश्चन आता है। तो वो आपको अभी देखने मिलेगा कि इस साल कौन सा क्वेश्चन आना चाहिए, सर्चिंग या सॉर्टिंग, और उसमें भी सर्चिंग में कौन सी सर्चिंग, सॉर्टिंग में कौन सी सॉर्टिंग। फिर चौथा क्वेश्चन आपका है जो कि 2D एरे, आपका 2D एरे बढ़ चुका है पिछले साल से ही, तो 2D एरे का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसमें से कौन सा आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि आपका आजकल स्विच केस आना बंद हो गया है तो उसकी जगह पर नंबर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन डायरेक्ट रखा जाने लगा है। तो आप पिछले साल के भी उसमें 2025 वाले पेपर में भी देख सकते हैं नंबर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आया था, मैंने भी यहाँ पे रखा है। इस तरीके से पूरे 6 क्वेश्चन आपके होंगे और लास्ट में मैं आपको इंपॉर्टेंट टिप्स और तरीके बताऊंगा 5 मिनट में जिसमें आपको लास्ट तक बनाइएगा। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा सेक्शन बी का जिसमें मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन लिया है। ये आपका डिफाइन अ क्लास विद फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन कोर्स सब्सक्रिप्शन। जैसे कि बच्चों ये क्वेश्चन हमेशा रियल लाइफ एग्जांपल से आता है और मैंने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनाए हैं जो अपने ऑफलाइन ऑनलाइन वाले बच्चों को दिया है रियल लाइफ एग्जांपल का, जो कि आपको किसी बुक में और बहुत सारा इंटरनेट पे कहीं मिलने वाला नहीं, मैंने बनाए हैं और ऐसे ही क्वेश्चन आपके मिलते हैं आएंगे। तो ऑनलाइन में जैसे आपने हमारा कोर्स परचेज किया है तो ऑनलाइन में कोर्स परचेज करने में आपकी क्या डेटा मेंबर में क्या लिया गया, एक यूजर आईडी जनरेट होगी। आप जब हमारा कोर्स लोगे उसके बाद कोर्स का नाम आप यहाँ पर 9th और 10th का कोर्स लेने जा रहे हो या 12th का जावा का कोर्स लेने जा रहे हो या सीबीएसई बोर्ड में पाइथन में पढ़ाता हूं उसका कोर्स लेने जा रहे हो, तो वो कोर्स का नाम यहाँ हो जाएगा और ड्यूरेशन कोर्स कितने घंटों का है, ठीक है, वो यहाँ पे रहेगा आपका। उसके बाद आपको जैसे मालूम है ऑनलाइन में प्लान भी होते हैं, तो यहाँ पर प्लान टाइप, तो प्लान टाइप में आपका बी फॉर बेसिक प्लान है और पी फॉर प्रीमियम प्लान है। इस तरीके का मजेदार क्वेश्चन आपका रखा गया है जिसमें आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। तो ये सारी चीजें आपको पता चल गई। अब इसमें 3 फंक्शन होते हैं जिसमें पहला फंक्शन आपका वॉइड इनपुट या वॉइड एक्सेप्ट नाम से होता है और यहाँ पे विद कंस्ट्रक्टर भी प्रोग्राम होता है और विदाउट कंस्ट्रक्टर भी होता है। तो अगर विद कंस्ट्रक्टर है तो बस ऊपर वाले डेटा मेंबर की इनिशियल वैल्यू या डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर में डाल दी जाती है। अभी फिलहाल मैंने विदाउट कंस्ट्रक्टर में ये रखा है, लेकिन मैं कंस्ट्रक्टर बना के यहाँ पे दिखा दूंगा आपको कि अगर विद कंस्ट्रक्टर होता तो क्या करते। तो उसके बाद जो है ये आपको इनपुट करने के लिए साफ साफ कहा गया है इसमें यूजर स्कैनर क्लास से आपको क्या क्या इनपुट करना है, आपको यूजर आईडी इनपुट करना है, कोर्स नेम इनपुट करना है, आर्स इनपुट करना है और प्लान टाइप, ये 4 चीजें आपको इनपुट करनी है और बाकी अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है दी गई टेबल के हिसाब से। तो कहा गया कि अप टू 10 आवर्स या फर्स्ट 10 आवर्स में 150 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से पड़ेगा। 1 घंटा का 150 रुपए आपसे पड़ेगा और 10 आवर्स तक का आपका ये प्लान है। फिर कहा गया 11 से यानी 11 से 30 आवर्स
अगर और आपका पड़ रहा है टाइमिंग, तो आपको 120 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से पड़ेगा चार्ज। ये बढ़ा हुआ जो टाइम है उसके हिसाब से ये चार्ज पड़ेगा। और फिर अबव 30 में आपको 90 रुपीज पर आवर्स के हिसाब से चार्ज पड़ेगा। यानी जैसे जैसे आप बड़ा प्लान लेते चले जाते हो वैसे वैसे चार्ज भी आपका घटता चला जाता है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर चेक करना है कि अगर प्रीमियम आपने प्लान लिया है तो आपको 1000 रुपीज का अमाउंट और भी देना पड़ेगा। अगर बेसिक प्लान लिया है आपने तो आपको सिर्फ 400 रुपए देना पड़ेगा अलग से। ठीक है, ये प्लान टाइप के हिसाब से। फिर इस तरीके से आपका आउटपुट आना चाहिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। सबसे पहले आपका पैकेज इंपोर्ट कर लिया गया, क्लास का नाम डाल दिया गया। याद रखिएगा बच्चों, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्वेश्चन लिखते समय जो बच्चे गलती कर देते हैं उनको मैं बता दूं। जैसे यहाँ क्लास का नाम आप कभी बदल नहीं सकते। क्लास का सी, कोर्स का सी अपर केस है और सब्सक्रिप्शन का एस अपर केस है, तो आप जैसा उसमें दिया हो वैसे क्वेश्चन में दिया हो वैसे यहाँ पर लीजिएगा। फिर वेरिएबल आप सीक्वेंसली जैसे उसमें डिक्लेयर थे बताए गए थे वैसे आप उतारते चले जाइए। यहाँ पर वेरिएबल्स उतार दीजिए और डेटा टाइप उनके दिए गए हैं वो डिसाइड कर लीजिए। फिर उसके बाद वर्ड एक्सेप्ट में आपको स्कैनर वाली लाइन डालनी है क्योंकि यहीं पे वैल्यू इनपुट कराई जाती है, तो स्कैनर वाली लाइन डाल दी। और सबसे पहला मैसेज है एंटर यूजर आईडी, जिसमें हम यूजर आईडी में इसको स्टोर कर लेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग टाइप की थी, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन लिखा गया। इस चीज का याद रखिएगा, स्ट्रिंग वैल्यू कैसे स्टोर होती है, नेक्स्ट लाइन से स्टोर होती है। फिर एंटर कोर्स नेम आपका ये भी स्ट्रिंग टाइप का है तो ये भी नेक्स्ट लाइन से स्टोर किया गया है। फिर एंटर आवर्स, कितने समय का कोर्स ले रहे हैं, तो ये आईएनटी वैल्यू है इसलिए इंडेक्स आईएनटी में लिया गया आवर्स में। फिर आपको कई बच्चे ये याद नहीं रखते हैं, वहां पे फंस जाते हैं एग्जाम टाइम पर, उनको कैरेक्टर वैल्यू इनपुट करना नहीं आता है। तो यहाँ पे हमें प्रीमियम प्लान या बेसिक प्लान के लिए बी लेना है, प्रीमियम प्लान के लिए पी लेना है, वो भी अपर केस वाला। तो देखिए इस लाइन का मतलब समझिए, एससी डॉट नेक्स्ट से आपका एक सिंगल वर्ड इनपुट होता है, सिंगल वर्ड। फिर टू अपर केस लगा देने से वो वर्ड अगर धोखे से स्मॉल लेटर में दे दिया तो वो अपर केस हो जाएगा। और फिर उस वर्ड में हमें एक ही कैरेक्टर चाहिए क्योंकि हमें पी और बी लेना है, तो एक कैरेट लगाया गया। तो अब यहां पर कहानी यह है कि आप इनपुट तो पी और बी ही करोगे, आप इनपुट तो पी और बी ही करोगे, लेकिन नेक्स्ट फंक्शन जो है हर चीज को स्ट्रिंग फॉर्म में मांगता है। तो ये p जो है एक ऐसा स्ट्रिंग है और हमें कैरेक्टर फॉर्म में चाहिए, तो इसलिए हमें स्ट्रिंग है तो उसके इंडेक्स नंबर भी होंगे तो 0। अब क्योंकि और कोई कैरेक्टर नहीं है तो 1 2 3 इसमें इंडेक्स नंबर नहीं है। अब हमें ये कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो इसलिए कैरेट 0 लगा दिया है, तो 0 कैरेक्टर पे p है तो p टूटकर आपका प्लान टाइप में स्टोर हो जाएगा। तो ये वाली लाइन आप जरूर याद रखिएगा। ये टू अपर केस आगे हो सकता है, किया जा सकता है, कैरेट 0 पीछे भी किया जा सकता है, और ये आपका एससी डॉट नेक्स्ट यही का रहेगा। तो कैरेक्टर वैल्यू इनपुट हो गई, हमने सारा इनपुट कर लिया। उसके बाद देखिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन में आपका बताया गया कि फर्स्ट 10 आवर्स में लेस देन इक्वल टू कंडीशन लगाकर आपने जितने भी आवर्स थे उनको 150 से मल्टीप्लाई करा दिया। तो अगर 1 घंटे के लिए आपने सब्सक्रिप्शन प्लान लिया है तो 150 ही चार्ज पड़ेगा, लेकिन अगर 2 घंटे के लिए आया है तो आवर्स में 2 होगा तो 2 इंटू 150 कर देंगे तो आपका 300 निकल आएगा। इस तरीके से चार्ज निकलेगा। फिर उसमें नेक्स्ट जो आगे देखें, यहां पर बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले तरीके से होगा क्योंकि इफ एल्स इफ में 2 तरीके के कैलकुलेशन होती है, एक डिस्काउंट वाली और एक नेक्स्ट वाली। अच्छा यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, यहाँ पे नेक्स्ट मिसिंग हो गया है। ये आपका 11 से 30 लिया गया है। एक बार मैं कैलकुलेशन देख ले रहा हूं किस तरीके से कराया गया है। हाँ, ये नेक्स्ट वाले तरीके से ही कैलकुलेशन की गई है बच्चों। तो टेबल में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई आई थिंक कि इसको नेक्स्ट करके ही देना चाहिए था। जैसे कि 10 घंटे का तो आपका ये हो गया और फिर ये 30 तक गया, यदि 20 घंटे और जोड़े गए हैं तो इसको ऐसे ना समझ के इसको नेक्स्ट 20 आवर्स करना चाहिए, नेक्स्ट 20 आवर्स करना चाहिए। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट कीवर्ड मिलता है
तो इसका मतलब बच्चों होता है कि पुराना पुराने रेट के हिसाब से करना है। पुराना क्या है, 10 घंटे में हर घंटे का 150 रुपए ही पड़ेगा, तो पुराना पुराने रेट के हिसाब से करना है और नया जो है नए रेट के हिसाब से करना है, ये ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन 11 से 30 है तो सिंपल सा आपको पुराना पुराने के हिसाब से और नया नए के हिसाब से आपको जो भी आवर्स है उनको मल्टीप्लाई 120 कर देते हैं, आपका रिजल्ट आ जाता है। लेकिन अगर आप नेक्स्ट कीवर्ड देते हो तो नेक्स्ट कीवर्ड में आपको 100% याद रखना है पुराना पुराने के हिसाब से नया नया। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, बहुत सारी वीडियोस मैंने बनाई है, चैनल पे पड़ी है, आप उसको देख लीजिएगा। अभी ये इसके लिए टाइम नहीं कि मैं समझा सकूं, तो आगे बढ़ता हूं। तो यहाँ पर नेक्स्ट में पुराना पुराने के हिसाब से नया नया के हिसाब से क्या है, सपोज कीजिए कि मान लीजिए आपने 15 आवर्स का कोर्स लिया है, तो 15 आवर्स में इस तरीके से कैलकुलेशन होगी। ये 15 आवर्स में स्टार्टिंग के 10 आवर्स जो है उनका तो रेट ये 150 ही लगेगा, तो 10 आवर्स का 150 ही लगेगा रेट। और फिर अब आपका 10 आवर्स अगर 15 में से माइनस कर दें तो कितना बच गया आपका, 15 माइनस 10, तो आपका बच गया यहां पर 5। तो ये 5 आवर्स का आपको 120 के हिसाब से निकालना होगा, ये कैलकुलेशन रहती है। यानी कि 15 आवर्स सॉरी 10 आवर्स का जो है 10 आवर्स का 150 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका ये 1500 हो गया। आवर्स हमने निकाल दिए तो यहां पर 5 बचा, 5 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 से, तो ये 600 रुपया है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये टोटल चार्ज निकल आएगा आपका यहाँ पर। इस तरीके से होता है, पुराना पुराने रेट के हिसाब से और नया नए रेट के हिसाब से। तो बच्चों मैं कैलकुलेशन जल्दी से दिखा दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा लंबी हो, इस चीज का ध्यान रखना है हम लोगों को। तो देखिए पुराना पुराने रेट के हिसाब से 10 घंटे का 150 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करना है। और कितने हमने लिए थे, 15 आवर्स लिए थे, 15 घंटे। तो 15 घंटे में 10 घंटे का तो निकाल ही चुके हैं, तो इसको माइनस कर देते हैं, -10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 आ जाएगा। और 5 के हिसाब से 120 मल्टीप्लाई करा देंगे तो इसका आ जाएगा 600 रुपए। ऐसे ही जो आगे का था कि आपका 30 आवर्स से ऊपर अगर आप जाते हैं, 30 आवर्स से ऊपर जाते हैं तो आपका बीच में 10 आवर्स सबसे पहला था और उसके बाद 20 आवर्स था, उसका आपको फिक्स्ड रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 10 आवर्स का आपका 150 के हिसाब से और उसके बाद में नेक्स्ट 20 आवर्स जो था 11 से 30 तक, तो उसका 20 आवर्स निकलता है तो वो 120 रुपीस के हिसाब से। और फिर बचे हुए आवर्स का नए रेट के हिसाब से। तो इसमें एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आप यहां पर 42 आवर्स के लिए सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो 42 आवर्स में 10 घंटे ये निकल गए और 20 घंटे ये निकल गए, तो 10 20 कितना हो गया, 30। तो यानी कि आवर्स में से आपका 45 मान लीजिए, हम 42 मान रहे थे, तो 42 आवर्स में आपका 10 घंटे ये निकल गए, 20 घंटे निकल गए, यानी टोटल 30 घंटे आपको माइनस करने पड़ेंगे। तो -30 यहां कर देंगे हम लोग, तो आपका ये 2 आ गया और ये आपका 1 आ गया, यानी 12 आवर्स का 90 रुपीस के हिसाब से पर आवर्स के हिसाब से लगेगा। और ये सब टोटल हो जाएगा तो ये अमाउंट में अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद फिर अब हमें चेक करना है अमाउंट जो भी आया है तो वो प्रीमियम प्लान है या बेसिक प्लान आपने लिया है। तो प्रीमियम प्लान पे 1000 रुपए अलग से इस अमाउंट में जुड़ जाएगा, और अगर प्रीमियम नहीं है तो बेसिक होगा, तो बेसिक में 400 रुपए जुड़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपका ये फाइनल कैलकुलेशन हो गई। और मैं तो चाहूंगा कि आप इनमें से ये एलसीएम मैंने लगा दिया है, आप अगर खाली इफ लगाना चाहें तब भी ये सही होगा क्योंकि ये अलग है और ये अलग है। अगर एलसीएम लगाते हो तो क्या होगा कि आपका अगर कोई प्लान ट्रू नहीं हुआ तो ये यहां पर कहां जाए उसके लिए उसको दिक्कत होगी। लेकिन खैर दोनों सही है, हमें अपने जो डेटा दिया उसी के हिसाब से इनपुट लेना है और उसी के हिसाब से रिजल्ट निकालना है। तो ये आपका हो गया। उसके बाद फिर हमें प्रिंट करा देना है। तो यहाँ पे पहले डबल कोट्स में एक मैसेज दिया, फिर प्लस यूजर आईडी, फिर डबल कोट्स में मैसेज दिया प्लस कोर्स नेम। इस तरीके से आप लिखते चले जाइए। यहाँ पे बेसिक प्लान ये सब की हमने कंडीशन लगा रखी कि टाइप क्या था, बेसिक प्लान था। तो प्लान टाइप अगर पी से मैच होता है तो प्रीमियम प्रिंट हो जाएगा। ये हमने टर्नरी ऑपरेटर का यहाँ पे यूज किया है बच्चों। और प्लान टाइप अगर
नहीं है तो इसका मतलब वो कोलन साइन में जाएगा और बेसिक इसमें आ जाएगा, और यहाँ पर प्लांट टाइप के आगे बेसिक प्रिंट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट तरीका थोड़ा सा मार दिया है, बाकी इतना टफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने तो इनपुट किया ही था। तो प्लांट टाइप आप ये ना करके, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये ना करके आप खाली यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दीजिए और प्लांट टाइप प्रिंट करा दीजिए खाली। तो प्लांट टाइप में बेसिक है या आपका जो है प्रीमियम है, ये उसमें हमने इनपुट किया था वही प्रिंट हो जाएगा, या कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। और बाकी आपका आर्स और अमाउंट प्रिंट करा दिया, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये सारे फंक्शन कॉल करना कंपलसरी होता है, तो उसके हिसाब से आपको पॉलीस्टैटिक वॉइड मेन बनाना पड़ेगा, ये फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट बंद होने के बाद। और फिर आप देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है, क्लास का नाम स्पेस ऑब्जेक्ट नेम इज इक्वल टू न्यू क्लास नेम, और यहां से ये कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। अच्छा मुझे याद आ गया, कंस्ट्रक्टर मैंने कहा था, मैं बता दूंगा अभी। तो ये कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो बच्चों कंस्ट्रक्टर अगर बनाना पड़ जाए, या बनाना पड़ जाए क्या, क्वेश्चन में दिया है तो बनाना ही पड़ेगा आपको। तो यहाँ कंस्ट्रक्टर इस तरीके से बनाएंगे, मैं दिखाई दे रहा हूं। यहां पर वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद, वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद बच्चों, हाँ क्लास नाम चाहिए हमें। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद आप यहां पर क्लास का पूरा नाम लिखिए, जैसे कि यहां लिखा है कोर्स सब्सक्रिप्शन, ये लिख दिया, और आगे पैरेंथेसिस ब्रैकेट से डाल दीजिएगा, ब्रैकेट खोला, और यहां पर जो भी ये वेरिएबल है इनकी डिफॉल्ट वैल्यू डालनी है, जैसे कि यूजर आईडी ये स्ट्रिंग टाइप का है, तो इसमें डबल कोट्स स्टार्ट कीजिएगा और बंद कर दीजिएगा, कोई स्पेस ना दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर कोर्स नेम है, कोर्स नेम। अच्छा जैसे क्लास के नाम में अपर केस लोअर केस का पूरा ध्यान दिया जाता है, ऐसे वेरिएबल के नाम में भी ध्यान दिया जाता है। तो यहाँ नेम का एन बड़ा है और जोड़ के लिखा गया है, बच्चे कहीं स्पेस दे देते, स्पेस नहीं देना है। तो ये भी स्ट्रिंग है, इसमें भी डबल कोट्स डाल देंगे, और फिर आर्स में 0 डाल देंगे, और फिर टाइप प्लांट टाइप में सिंगल कोट्स डाल सकते हैं, या इसकी डिफॉल्ट वैल्यू /u40 होती बिना स्पेस के। ये मैं जानबूझ के बता रहा हूं कि कैरेक्टर की डिफॉल्ट वैल्यू एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछी जा सकती है। तो यहाँ पे प्लांट टाइप में मैंने /u40 डाल दिए, कैरेक्टर की वैल्यू होती है, और अमाउंट आपका डबल में है, तो यहाँ पर 0.0d ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है डबल की, उसके बाद इसको बंद कर दीजिए। तो अगर कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए आता है तो आप ऐसे कंस्ट्रक्टर बना दीजिएगा, सिंपल। ये आपका 2 मार्क्स दिला देगा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि 50 नंबर का क्वेश्चन होता है, उसमें कंस्ट्रक्टर 2 मार्क्स का आपका होता है। तो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर हो जाएगी, फिर वापस से आप ये कंस्ट्रक्टर यहां कॉल हुआ था तो वो डिफॉल्ट वैल्यू जो मैंने लिखी थी वो स्टोर हो जाएगी। उसके बाद आप यहां आइए, यहाँ पे obj.accept कॉल होगा, एक्सेप्ट से जंप करके आप यहाँ पर एक्सेप्ट पे जाओगे और ये वैल्यू स्टोर हो जाएगी सारी। उसके बाद फिर से कर्सर आपका लौट के वर्ड मेन में आता है यहाँ पर, और obj.calculate कॉल हो जाएगा, कैलकुलेट से जंप करके यहाँ पर कैलकुलेट में आ जाओगे, और ये कैलकुलेशन आपको परफॉर्म कर देनी है। फिर उसके बाद वापस लौट के आओगे, obj.print कॉल हो गया, प्रिंट से जंप करके प्रिंट पे आओगे, और ये आपका कंप्लीट कोड प्रिंट करा देना है। और बच्चों याद रखना कि 15 मार्क्स में 2 मार्क्स का VD टेबल बनाना जरूरी होता है, जबकि इस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, लेकिन हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो सब पहले दिया है, वेरिएबल कौन से हैं, किस टाइप के हैं, ये सब पहले दिया होता है, इसमें जरूरी नहीं, लेकिन फिर भी हम बना देते हैं। तो VD टेबल कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कैसे बनानी है, क्या करनी है, तो मैं आपको दिखाई दे रहा हूं। ये VD टेबल है कि यूजर आईडी स्ट्रिंग टाइप की है और इसमें आईडी स्टोर हो रही है, आर्स इंटीजर टाइप का है, इसमें टोटल वीडियो आर्स स्टोर होने हैं, और प्लांट टाइप कैर टाइप का है, इसमें BOP यूज करना है, अमाउंट में ये। तो ऐसे सिंपल सी VD टेबल बना दीजिएगा। ये 2 मार्क्स आपका, अगर आपने ये डिजाइन भी बना दी है, थोड़ा बहुत लिख दिया तो 2 मार्क्स आपके इसके हो गए, और नहीं बनाया तो बनाइए जरूर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हमने कौन सा लिया है, स्ट्रिंग टाइप का क्वेश्चन लिया है, जो कभी भी गायब नहीं होता है आपके उससे पेपर से।
तो इसमें हमने एक थोड़ा नया क्वेश्चन लिया क्योंकि आएगा बेसिक ही, वही वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट, अपर केस, लोअर केस, वर्ड एक्सट्रैक्ट करके कुछ अपर केस लोअर केस करना, या वॉवेल काउंट करना, या वॉवेल प्रिंट करना, या वॉवेल का अगला कैरेक्टर प्रिंट करना, छोटे छोटे ऐसे कोड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने छोटा एक अच्छा प्रोग्राम लिया है कि एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है, चेक करना है वो मिरर स्ट्रिंग है या नहीं है। मिरर स्ट्रिंग क्या क्या मतलब है कि वर्ड स्टार्ट एंड एंड्स विद सेम लेटर। कोई भी स्ट्रिंग मतलब यहाँ पे एक वर्ड लिया जा रहा है, तो कोई भी वर्ड का पहला लेटर और आखिरी लेटर अगर सेम है तो वो मिरर स्ट्रिंग है। साथ में दूसरी कंडीशन दी गई, नंबर ऑफ वॉवेल काउंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट। उस स्ट्रिंग में जितने वॉवेल है उतने ही कॉन्सोनेंट होने चाहिए, तब वो मिरर स्ट्रिंग है। तो ये दोनों कंडीशन फॉलो होंगी तब वो आपका वर्ड मिरर स्ट्रिंग कहा जाएगा। बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और इसको अपर केस में इनपुट करना है, तो जैसे मान लीजिए धोखे से नून को लोअर केस में ले लिया गया, तो उसको आपको अपर केस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये देखिए आपका नून अपर केस में कन्वर्ट हो गया। प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए, पहला लेटर और आखिरी लेटर सेम होना चाहिए, पहला लेटर और आखिरी लेटर सेम होना चाहिए। नंबर ऑफ वॉवेल और नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट सेम होने चाहिए। तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट देखिए एन दो कॉन्सोनेंट है और ओ दो वॉवेल है, तो ये भी आपकी प्रॉपर्टी ट्रू हो रही है। तो इसका मतलब ये आपकी एक मिरर स्ट्रिंग है, नून जो है मिरर स्ट्रिंग है। तो यहाँ पे दिखा दिया गया कि नून में वॉवेल 2 है, कॉन्सोनेंट 2 है, ये आपका मिरर स्ट्रिंग है। लेकिन यहीं पे दूसरा एग्जांपल देखिए, हेलो लिया है तो हेलो को अपर केस में कर लिया, अब वॉवेल काउंट कर लीजिए, पहली बात तो पहला और आखिरी लेटर ही मैच नहीं कर रहा था, ये भी बेकार हो गया। वॉवेल कॉन्सोनेंट काउंट करें तो 1 2 3 वॉवेल है और 2 कॉन्सोनेंट है, तो ये भी गलत हो गया, इसलिए मिरर स्ट्रिंग नहीं है। तो देखिए बहुत छोटा सा अच्छा सा प्यारा सा क्वेश्चन है ये, और आई होप इस तरीके का यही क्वेश्चन आ जाए, हम तो यही उम्मीद करते हैं। अब देखिए इंपोर्ट वाली लाइन हो गई, क्लास का डिक्लेरेशन हो गया यहाँ पर, और उसके बाद स्कैनर लगा दिया, एंटर अ वर्ड या एंटर अ स्ट्रिंग लिख सकते हैं, और एक वर्ड इनपुट कराना होता है तो उसके नेक्स्ट लिखते हैं, और अगर पूरा सेंटेंस लेना होता है तो ऐसे डॉट नेक्स्ट लाइन लिखते हैं, लाइन का एल अपर केस होता है। और क्योंकि हमें इसको अपर केस में इनपुट कराना था इसलिए मैंने डॉट टू अपर केस यही लगा दिया है, ठीक है। तो ये आपकी स्ट्रिंग इनपुट हो गई। उसके बाद इसकी लेंथ निकालनी, तो अगर नून है तो लेंथ आपकी 4 आ जाएगी। और फिर यहाँ पे मिरर स्ट्रिंग है या नहीं है इसके लिए फ्लैग वैल्यू मैंने ली है, तो बूलियन टाइप का इस मिरर ले लिया है और उसमें हमने फॉल्स स्टोर करा है, इसका मतलब हम मान चल रहे हैं कि ये मिरर स्ट्रिंग नहीं है। फिर अगर ये मिरर स्ट्रिंग हुई कि नंबर ऑफ वॉवेल बराबर हो और पहला और आखिरी लेटर सेम हो, तो यहाँ पर ये ट्रू स्टोर हो जाएगा। तो ये आप अगर स्ट्रिंग में लेने में फ्लैग वैल्यू कंफ्यूजन होता है तो आप यहाँ पर इंटीजर में भी ले सकते हैं, int f इज इक्वल टू 0 ले सकते हैं, और जब वो दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगी तो f की वैल्यू क्या हो जाएगी, नीचे 1 कर दी जाएगी, ऐसे ही यहाँ पर ट्रू कर दिया जाएगा, बस इतना ही है। और ये जो मैंने लिया है ये वॉवेल चेक कराने का तरीका है। एक स्ट्रिंग वेरिएबल है जिसमें ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं, 5 स्टोर कर लिए हैं। अब क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो इसके इंडेक्स नंबर दिए होंगे 1 0 1 2 3 4, तो 0 पे ए है, 1 पे आपका ई है, ऐसे आपका 4 पे यू है। इसका भी नीचे काम देखने को मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक, ये तो देख लेते हैं। देखिए बच्चों बहुत आसान है। सबसे पहला हमने कंडीशन पहला और आखिरी लेटर चेक कैसे किया जाए उसके लिए देखिए डायरेक्ट हमने इफ कंडीशन में ही कंडीशन लगा दी है। इफ में मेरा स्ट्रिंग था नून 0 1 2 3, अब इसकी लेंथ कितनी आई थी, लेंथ इसकी जो है आपकी 4 आई थी, 4 कैरेक्टर है इसमें। तो देखिए इफ str.char0, तो 0 पे आपका क्या है n, तो ये n आ जाएगा, और str.char लेंथ -1, लेंथ कितनी थी 4 थी, तो 4 -1 करेंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 वाला कैरेक्टर कौन सा है हमारा, ये वाला n है, तो ये n टूटेगा। तो पहला और आखिरी कैरेक्टर हमने इस तरीके से मैच कर लिया। अब ये पहली कंडीशन अगर ट्रू हो तो हम चेक करेंगे कि उसके अंदर वॉवेल बराबर है कॉन्सोनेंट से। तो ये कंडीशन ट्रू होने पर ये कर्ली ब्रैकेट खुला है, कंडीशन ट्रू हो गए, नीचे आ गए। अब यहाँ पे हमने दोनों वेरिएबल ले लिए, वॉवेल को काउंट करने के लिए और कॉन्सोनेंट को काउंट करने के लिए, ये दो वेरिएबल ले लिए, b काउंट इक्वल टू 0 और c काउंट इक्वल टू 0। आफ्टर देन अब यहाँ पे
ये कमेंट लाइन का यूज करना जरूरी है। मैं लास्ट में सारे की पॉइंट बता दूंगा आपको, जिससे कि फालतू में जो नंबर कट जाते हैं उससे आप बच जाओगे। तो यहाँ पे देखिए 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, नीचे आ गए। अब कैरेट फंक्शन से 0 पे आपका n टूटा, और अब यहां पर एक वॉवेल चेक कराने का पहले तो ये जो कंडीशन लगाई गई बच्चों, ये कंडीशन इसलिए है कि जो भी स्ट्रिंग इनपुट की गई उसमें अल्फाबेट ही है, सारे अल्फाबेट है, तब हम वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करेंगे। मान लीजिए उसमें कोई डॉलर साइन हो या परसेंट साइन हो या डॉट हो, तो वो तो ना वॉवेल होता ना कॉन्सोनेंट, तो फर्जी में गड़बड़ कर देगा। इसलिए ये अलग से एक कंडीशन लगा दी गई कि जो भी कैरेक्टर यानी n क्या बड़ा है a से, तो n तो a से बड़ा ही होता है आस्था कोड के हिसाब से, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और n क्या छोटा है z से, तो ये भी कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब क्लियर हो गया कि वो एक अल्फाबेट ही है, a से z के बीच का। अब नीचे आएंगे तो आप यहाँ पर वॉवेल चेक करेंगे। अब वॉवेल चेक करने का तरीका आप एक बार फिर से देख लें, बहुत ही एडवांस अच्छा तरीका है ये। आपको इतना बड़ा बड़ा जो 5 बार लिखना पड़ता ना ए आई यू से मैच कराने का, वो आपको नहीं लिखना पड़ेगा। देखिए वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच, तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर बताता है, किसी भी स्ट्रिंग में किसी भी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर बताता है। तो यहाँ पर हमारी स्ट्रिंग क्या है, हमारी स्ट्रिंग ये ए ई आई ओ यू है, जिसमें से हम ढूंढेंगे। तो देखिए वॉल डॉट इंडेक्स ऑफ, वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो, तो वॉल क्या है, ये इंडेक्स नंबर ढूंढो किसका, सी एच का, और सी एच में हमारा क्या ढूंढता है, एन का। तो वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो एन का, तो देखो यहाँ पे वॉल में इंडेक्स नंबर एन का ढूंढने के लिए एन है यहाँ पर क्या, तो बच्चों आप देख पा रहे हो एन नहीं है। तो इंडेक्स ऑफ फंक्शन, यहाँ पे एक और एमसीक्यू का क्वेश्चन याद कर लीजिए, इस तरीके का आ सकता है कि इंडेक्स ऑफ में जिस कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर ढूंढ रहा है अगर वो कैरेक्टर नहीं है तो माइनस वन आता है ऐसा। तो क्योंकि जैसे कि यहाँ पे सीएच में हमने क्या तोड़ा था, एन तोड़ा था। अब वॉल में यानी इसमें सीएच को ढूंढ रहे हैं, सीएच में क्या है एन, तो इसमें एन नहीं है तो माइनस वन आएगा। तो माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि अगर वो इंडेक्स नंबर मिल गया तो वो वॉवेल ही होगा, क्योंकि इसमें सारे वॉवेल ही है, तभी तो मैच हुआ। तो वो जीरो से बड़ा या बराबर ही होगा, इसलिए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ही चेक करते हैं। तो यहाँ पर माइनस वन इससे मैच नहीं कर रहा, तो एल्स में गए और कॉन्सोनेंट प्लस प्लस हो गया, तो कॉन्सोनेंट जीरो था प्लस प्लस होकर वन हो गया। फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट बंद है, लूप फिर से ऊपर आ जाएगा, लूप ऊपर आया, यहाँ पर आई प्लस प्लस होके वन हो गया, वन पे आपका अगला कैरेक्टर टूट गया आपका ओ, ओ टूटा। अब ओ जो है क्या अल्फाबेट है, हाँ है, तो अंदर आए, वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो ओ का, तो देखिए ओ यहाँ कहां पे है, 3 पे है, तो यहाँ पे इस समय 3 आ जाएगा। अब 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, तो यहाँ पे वी काउंट यानी वॉवेल काउंट हो गया, तो वॉवेल 0 थे, अब यहाँ पे एक वॉवेल मिल गया तो 1 आ गया। उसके बाद इफ ट्रू हो गया तो एल्स में जाओगे नहीं, फिर से लूप ऊपर चला जाएगा, अगला आई प्लस प्लस होके 2 हो जाएगा, 2 पे फिर से ओ मिलेगा। अब ओ कैरेक्टर है और ओ का इंडेक्स नंबर यहाँ पे 3 रिटर्न कर देगा, फिर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो वॉवेल काउंट यहाँ पे 2 हो जाएगा। उसका इफ ट्रू हुआ तो एल्स में नहीं आओगे, फिर से लूप पर जाएगा और 3 पे आपका n मिल जाएगा। अब वॉल में इंडेक्स नंबर ढूंढो n का, तो n तो यहाँ है नहीं, तो ये -1 रिटर्न होके आएगा। अब -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स, आप एल्स में आओगे और ये प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। तो देखिए वॉवेल भी 2 निकले और कॉन्सोनेंट भी 2 निकले। उसके बाद लूप चलाओगे, लूप फॉल्स हो जाएगा और लूप से बाहर आए और यहाँ पे चेक करा लिया, ये कर्ली ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने कि वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक कर लें, तो वॉवेल भी आपके 2 हैं और कॉन्सोनेंट भी आपके 2 हैं, दोनों मैच हो गए। तो इस मिरर नाम का जो बूलियन फ्लैग वैल्यू वाला लिया था उसमें हमने क्या स्टोर कर लिया, ट्रू स्टोर कर लिया, और फिर ये ट्रू ट्रू से मैच हो जाएगा और आपका मिरर स्ट्रिंग मैसेज आ जाएगा। अच्छा यहाँ पर अगर हम एक साथ चेक कराना चाहें कि जैसे पहला आखिरी लेटर भी चेक करा ले इसी कंडीशन में और ये भी चेक करा ले, तो यहीं पे फिर हमें फ्लैग वैल्यू नहीं लेनी पड़ेगी। तो एक प्रोग्राम के एक से अधिक तरीके हो सकते हैं, आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने आपने कहा कि वॉवेल कॉन्सोनेंट का लूप सीधे लगाइए और यहाँ पर अगर ये मैच हो रहे हैं तो यहीं पर एंड में आप पहला और आखिरी लेटर चेक कराने के लिए जो कॉन्स्टेंट वाला इफ लगाया गया था उसको भी यहाँ पे बढ़ा दीजिए, तो सीधे यहाँ पे एसोपिलियन मिरर स्ट्रिंग और एल्स में नॉट मिरर स्ट्रिंग प्रिंट कर सकते हैं। तो ये आपको फ्लैग वैल्यू नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा इजी हो गया, कंडीशन काफी लंबी ना हो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया।
तो ये बच्चों हिस्ट्री का क्वेश्चन बेहतरीन अच्छा क्वेश्चन था और आई होप आपने इससे पहले नहीं देखा होगा। बताइएगा, अच्छा देखते हैं थोड़ा सा प्यार हमें भी मिल जाए कि अगर आपने इससे पहले क्वेश्चन नहीं देखा है तो आप कमेंट लाइन में लिख दीजिएगा कि न्यू क्वेश्चन, स्ट्रिंग न्यू क्वेश्चन, इस तरीके से कोई मैसेज कर दीजिएगा। और उसके बाद इसकी बीडी टेबल, कौन सा वेरिएबल किस लिए लिया गया है वो सब स्क्रीन में लिखा हुआ है, आप एक बार देख लीजिएगा। थोड़ा सा जल्दी है, आगे बढ़ जाते हैं। फिर देखिए ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन है। फंक्शन ओवरलोडिंग बच्चे जो नहीं जानते वो समझ लें कि किसी एक ही क्लास में एक ही नाम के एक से अधिक फंक्शन हो। तो यहाँ पे देखिए सम सीरीज आपका जो है एक फंक्शन हो गया और फिर सम सीरीज दूसरा फंक्शन हो गया। तो दोनों फंक्शन के नाम सेम है, जिनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग हो। पैरामीटर लिस्ट का मतलब होता है ये फॉर्मल पैरामीटर की बात हो रही है, ये अलग अलग हो। तो यहाँ दिए ही नहीं गया, यहाँ है, ये अलग अलग है। तो ऐसे प्रोग्राम को जिसमें फंक्शन के नाम सेम हो, उनकी पैरामीटर लिस्ट अलग अलग हो, वो फंक्शन ओवरलोडिंग कहलाता है। तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने आपको क्या बताया, इसमें सीरीज का क्वेश्चन आ सकता है, इसमें मिक्स कर सकते हैं कि यहाँ पे सीरीज दे दी, यहाँ पैटर्न कर दिया, या यहाँ पे नंबर प्रोग्रामिंग दे दी, यहाँ पैटर्न कर दिया। इस तरीके से मिक्सअप क्वेश्चन आता है। तो आप इसको अटेंड करना चाहें तो कर सकते हैं। क्यों इसको अटेंड करना इसलिए ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, मतलब कोई टफ वाला क्वेश्चन नहीं आता है ना। पैटर्न है तो पैटर्न का भी बेसिक आएगा, तो बेसिक का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। जबकि पैटर्न कितने हाई फाई होते हैं ये आप सबको पता ही होगा, पैटर्न को साल भर परेशान हुए होंगे आप लोग। तो देखिए यहाँ पे पहली सीरीज क्या है। अच्छा मैंने सीरीज लिया क्योंकि मेरे हिसाब से इस साल सीरीज का कुछ ना कुछ जरूर आना चाहिए, तो मैंने इसलिए सीरीज ही लिया है। और बाकी इसमें आप 10 इयर्स या स्पेसिमेन पेपर देखोगे तो सीरीज गायब है, उसमें कुछ लिए नहीं गया, लेकिन इस साल आना चाहिए। तो 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4 अप टू n टर्म्स है। n की वैल्यू यहाँ पर भेजी गई है। ये पहली सीरीज है। दूसरी सीरीज है, यहाँ पे सम चाहिए 1 प्लस 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 6 प्लस ऐसे करके करते चले जाओ, ये सम हो जाए। ठीक है, ये दूसरी सीरीज है। अब ये पहली वाली सीरीज में बच्चों देखिए ये पहली वैल्यू तो फिक्स है, तो इसको हम लोग सम में पहले ही स्टोर करा देते हैं या लास्ट में स्टोर करा देते हैं। पहले सीरीज कैलकुलेट करना कहां शुरू करते हैं, हम लोग यहां से सीरीज कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, क्योंकि यहां से आगे की सीरीज पूरी मैच कर रही है कि x की पावर 1 है यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे 3 है। तो पावर अगर 1 2 3 4 होती है तो वो हमें लूप वेरिएबल यानी i से मिल जाती है, उसी से मैनेज कर लेते हैं। अगर पावर कुछ डिफरेंट टाइप के चल रही है तो हम लोग नया वेरिएबल लेकर पावर ले लेते हैं। तो देखते हैं इसमें मैंने क्या लॉजिक लगाया है, समझते हैं। ये आपका फंक्शन ओवरलोडिंग का क्वेश्चन दोनों हो गए। तो पहला क्वेश्चन था इसमें आपका 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एक्स की पावर, ऐसे मैं लिख दे रहा हूं तो और अच्छा लगेगा, प्लस एक्स की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स की पावर 3 डिवाइडेड बाई 4। ये आपका था डॉट 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 एन टर्म्स तक। तो बच्चों मान लीजिए n में हमने वैल्यू कौन सी भेजी, 5 भेजी, 5 नहीं 3 ले लेते हैं, 3 भेजी है। तो 3 का मतलब है 1 2 3, यानी यहां से यहां तक का खाली सम करना है इस सीरीज में। तो एक बार चला के देख लेते हैं। देखिए जैसा पहले बताया था सम में मैंने 1 पहले से स्टोर कर दिया, क्योंकि इसके लिए लूप अलग से चलाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि प्रॉपर सीरीज यहां से। तो यानी ये दो टर्म जो है लूप से सॉल्व होंगे, ये 1 हम डायरेक्टली सम कर देंगे। तो हमने यहाँ पे 1 पहले सम में स्टोर कर लिया है, इसीलिए देखिए बच्चों यहाँ पे हमने लूप जो चलाया वो लेस देन इक्वल टू n तक नहीं चलाया, क्योंकि लेस देन n चलाया तो n में क्या है 3, तो लेस देन 3 चलेगा तो यदि 1 चलेगा और 2 चलेगा, तो दो ही बार चला। और दो ही बार चलाना है क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सॉल्व करना है लूप से, और ये वाला टर्म तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, सम में डाल दिया। चला के देखते हैं। 1 3 से छोटा है, कंडीशन 2 नीचे आ गए, मैट डॉट पाओ x की कोई वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, x, हाँ x की भी कोई वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, ये x है इसमें, ठीक है। तो हम मान लेते हैं x की वैल्यू 2 है। तो यहां पे क्या बना, 2 की पावर i क्या है 1 है, तो 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाई i प्लस 1, तो i में 1 था, 1 प्लस 1 2 हो गया। तो 2 की पावर
2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 ये वाला सॉल्व हो गया। तो 2 की पावर 1 करेंगे 2 ही आएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। और सम इक्वल टू सम प्लस, तो सम में आपका 1 पहुंच जाएगा। उसके फिर लोग ऊपर गया। अच्छा हाँ, एक और ध्यान है कि जब ये 2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 2 आया है तो इक्वल टू कितना आया है, इक्वल टू 1 आया है। 2 डिवाइडेड बाय 2 1 आया है। और सम में पहले से ये वाला 1 स्टोर है, तो 1 और ये वाला 1 प्लस होकर यहां पर 2 आ जाएगा, 2.0 आ जाएगा। उसके बाद फिर लोग ऊपर गया। अब i की वैल्यू 1 थी, 2 हो गई। 2 भी 3 से छोटा है, फिर नीचे आ जाए। अब यहाँ पे देखो x में आपका 2 था और i 2 हो गया, तो यानी पावर 2 हो गई डिवाइडेड बाई i प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया। तो यहां देखिए x की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, यानी 2 की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, 2 की पावर 2 करोगे 4 आ जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो यहां पर आपका 1.33 करके आ जाएगा, 1.33। और वो सम में आपका ऐड हो जाएगा, सम में 2 था और उसमें 1.33 ऐड हो गया, तो ये आपका 3.33 करके इसका फाइनल रिजल्ट हो गया। उसके बाद i प्लस प्लस होके जैसे 3 होगा लूप बाहर आ गया, तो तीनों टर्म हो गए। 1 पहला टर्म था और 2 बार ये लूप चला, तो ये दोनों टर्म आपके सॉल्व हो गए। तो आपका अब क्योंकि ये फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अगर ये वॉइड होता बच्चों, तो वॉइड अगर ये होता तो ये सम जो है यहीं पर एसओपीएलएन लगाकर ये सम हम प्रिंट करा देते, लेकिन क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न हो रही है तो इसलिए हमें यहाँ पर रिटर्न सम लिखना पड़ेगा। इसका भी ध्यान रखिएगा, बस इतना ही करना है। तो सीरीज 2 देखें, तो सीरीज 2 में था 1 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3। तो अगर आप गौर करें तो बच्चों ये फैक्टोरियल वैल्यू है। 1 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 आता है, 2 का फैक्टोरियल वैल्यू 1 इंटू 2 2 होगा और 3 का फैक्टोरियल वैल्यू क्या होता है 1 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो ये आपका इसमें हो रहा है, तो 1 प्लस 2 3 और 3 और 6, तो ओवरऑल 9 आंसर आ जाएगा अगर हम इसको इस तरीके से चलाएं। बाकी सीरीज में बताया गया है कितने टर्म्स तक सॉल्व करना है, तो 10 टर्म्स तक सॉल्व करना है खाली आपको। तो आप इस तरीके को 10 टर्म तक चला दिया गया लूप, क्योंकि उसमें पैरामीटर लिमिट वाला नहीं दिया गया था, फंक्शन में नहीं दिया गया है। तो देखिए हमने यहाँ पे क्योंकि कोई पॉइंट वाली वैल्यू तो है नहीं, तो सारे प्रोग्राम करने के लिए जितने भी वेरिएबल चाहिए तो लोकल वेरिएबल कर्ली ब्रैकेट खोलने के बाद आप डिक्लेयर कर सकते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग में। तो सारे नए वेरिएबल जितनी रिक्वायरमेंट है आप ले लीजिए यहाँ पर। अब देखिए 1 से 10 तक का लूप चला दिया गया और टर्म नाम का एक वेरिएबल रखा है जिसमें हमारा 1 स्टोर है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है ना इसके अंदर, तो मल्टीप्लाई में रिजल्ट वैल्यू में हमेशा 1 लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 आ जाएगा और आपका i में भी 1 है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया। तो पहला टर्म सॉल्व हो गया, पहला टर्म का रिजल्ट 1 आना चाहिए था, तो ये पहले टर्म का रिजल्ट 1 आया। और फिर इसको सम करना है, तो सम में तो 0 है, तो 0 प्लस 1 1, सम में 1 पहुंच गया। फिर लोग ऊपर जाएगा। अब अगला देखते हैं, तो टर्म में देखो 1 है बच्चों, i प्लस प्लस होकर 2 हो गया, i प्लस प्लस होकर 2 हो गया। अब 2 भी 10 से छोटा है, कंडीशन 2 नीचे आ गए। अब देखिए टर्म में क्या है 1 है और i में क्या है 2 है, तो जरा देखिए यहाँ पर 1 इंटू 2 हो रहा है ना, तो वही देखो 1 इंटू 2 यहाँ दिखाई पड़ रहा है, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और फिर सम में जोड़ दे, तो सम में आपका 1 पहले था और ऐड हो गया, तो यहाँ पर 1 प्लस 2 3 हो गया। फिर लोग ऊपर जाएगा, i प्लस प्लस होकर 3 हो गया। अब जरा देखिएगा बच्चों टर्म में 2 था और यहाँ पर 3 हो गया है, i की वैल्यू 3 हो गई, तो 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा 6। तो अगला टर्म 1 इंटू 2 इंटू 3 कितना आ रहा है 6 आ रहा है, तो ये 6 आपका यहाँ आ गया और 6 प्लस 3 तो आपका ये 9 आ जाएगा। तो 3 टाइम्स मैंने चला के दिखा दिया, बाकी इसको आप पूरा 10 टाइम्स ये लूप चलेगा और आपका रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चे यहाँ पर एक कंफ्यूजन रहता है बच्चों का कि फंक्शन ओवरलोडिंग वाले क्वेश्चन में क्या बोर्डमैन पब्लिक स्टैटिक बोर्डमैन बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए। तो देखिए उसमें लिखा तो होता नहीं क्वेश्चन में, कि जब तक लिखा ना हो तब तक कोई जरूरी नहीं। तो जिन बच्चों को बोर्डमैन से दिक्कत है कि बोर्डमैन में कैसे फंक्शन क्रिएट करेंगे मतलब कॉल करेंगे, तो आप बोर्डमैन ना बनाएं, यहीं पे कर्ली ब्रैकेट, ये कर्ली ब्रैकेट बंद है, इसके बाद क्लास का भी कर्ली ब्रैकेट बंद कर दीजिए। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है क्योंकि बोर्डमैन बनाने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती, तो पूरा फुल क्वेश्चन बनाना चाहिए, नहीं तो ये कंप्यूटर पे चलाओगे तो रन नहीं होगा।
तो मैंने यहाँ पर वर्ड में अपने बच्चों को यही बताया कि वर्ड में बना देना चाहिए। तो देखिए वर्ड में बना दिया हमने। यहाँ पे क्लास का नाम सीरीज ओवरलोड था, ओबीजे इक्वल टू न्यू सीरीज ओवरलोड। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो उसको हमने, अच्छा एक चीज और ध्यान देना है आपको बच्चों कि मैंने दोनों चीजें दिखाने के लिए कि फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है तब कैसे लिखा जाता है और विदाउट रिटर्न वैल्यू वाला फंक्शन कैसे लिखा या कैसे कॉल किया जाता है, ये मैंने यहाँ पे दोनों तरीके यहाँ पे दे दिए। आप गौर कीजिए कि पहला वाला फंक्शन रिटर्न टाइप से है और दूसरा वाला फंक्शन वॉइड से है। तो वॉइड वाले फंक्शन का देखो रिजल्ट इसी फंक्शन बॉडी में प्रिंट करा दिया गया है और जो रिटर्न टाइप वाला था उसको हमने यहाँ पर रिटर्न करके दिखाया है। ओके ये आ गया। तो देखिए ये रिटर्न कर दिया था और ये वाला जो है हमने यहीं पे प्रिंट करा दिया क्योंकि ये आपका वॉइड से है। ठीक है, अब इसकी कॉलिंग कैसे होगी? तो जो रिटर्न टाइप वाला है वो एसओपीएलएन के अंदर ही बच्चों कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो कॉल कर लीजिएगा, नहीं तो आपको एक्स्ट्रा वेरिएबल लेना पड़ेगा जिसमें वैल्यू पहले रिटर्न फंक्शन कॉल करते समय मैं लाइन लिख के बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए ये रिटर्न टाइप वाला था पहला वाला, तो पहले वाले फंक्शन में आप गौर कीजिए हमें क्या क्या भेजना था। आसान होता है बच्चों, यहाँ पे हमें n की वैल्यू भेजनी थी और x की वैल्यू भेजनी थी। n इंटीजर है, x डबल टाइप का है। तो यहाँ पे देखिए इसको और रिजल्ट जो है आपका डबल में रिटर्न हो रहा है, तो हम यहाँ पे मान लीजिए r नाम का कोई डबल टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं। डबल r इज इक्वल टू सम सीरीज और उसमें 4,2.0 भेज दिया गया। x की वैल्यू हम लोगों ने 2 मानी थी ना, तो बच्चों यहाँ पे देखिए एक तरीका ये है कि एक नया वेरिएबल ले और उसके बाद हाँ यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट हमारा ओबीजे है तो ओबीजे डॉट से हम लोग कॉल करते हैं, ओबीजे डॉट और यहाँ पे हमने लिया था डबल r इज इक्वल टू। तो जो रिटर्न टाइप वाले फंक्शन होते हैं बच्चों उसमें ये सिंटेक्स फंक्शन कॉलिंग का ऐसे लिखा जाता है, ये ओबीजे डॉट सम सीरीज से फंक्शन कॉल होगा और जो वहां पे सम रिटर्न किया गया वो कहां आ जाएगा, यहाँ पे r में आ जाएगा। और उसके बाद फिर ये जो एसओपीएलएन वाली लाइन है इसमें आप इस जगह पर r को प्रिंट करा दीजिए, बस ये नहीं रहेगा, इसकी जगह पे r प्रिंट हो जाएगा अगर आप ऐसे लेते हो। लेकिन अगर आप डबल r बचाना चाहो तो आप डायरेक्ट जो प्रिंटिंग लाइन है उसमें मैसेज दिया और सीधे यहां पर फंक्शन ही कॉल कर दिया, जहां पे r प्रिंट कराना था वहां पर फंक्शन ही कॉल कर दिया। तो ये दूसरा तरीका है। तो वैल्यू रिटर्न होके सीधे ये यहीं पे आएगी और ये जगह कौन सी है, एसओपीएलएन वाली, ये प्रिंट कर देगा अपना। तो ये दो तरीके हैं। और जो वॉइड वाले फंक्शन होते हैं वो सिंपल ऐसे कॉल करते हैं, ओबीजे डॉट सम सीरीज, ये ऐसे कॉल करते हैं। तो रिटर्न टाइप वाला ऐसे या ऐसे r यहां प्रिंट कराइए और वॉइड वाला ऐसे। मैंने एक ही प्रोग्राम में दोनों फंक्शन लिख दिए हैं, रिटर्न टाइप से आए तो ऐसे कीजिएगा और विदाउट रिटर्न आए तो ऐसे कीजिएगा। और जिनको टेंशन नहीं लेनी है वॉइडमेन वाली वो यहीं पर क्लास बंद कर दें, ठीक है आपका। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर लोकल वेरिएबल जो भी लिए गए थे उसकी टेबल ये बना दी गई है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी दोनों फंक्शन में वेरिएबल लिए गए थे उनकी टेबल बना दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि एक स्विच केस का जो प्रोग्राम आता था उसकी जगह पे आजकल नंबर प्रोग्रामिंग आती है। तो यहाँ पे नंबर प्रोग्रामिंग मैंने लिया है। अब नंबर प्रोग्रामिंग एक्चुअली बहुत सारे नंबर हैं, आपने खुद देखा होगा, आर्मस्ट्रांग नंबर, पैरेंटोम नंबर, परफेक्ट नंबर, प्राइम नंबर, बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें मैंने एक नया क्वेश्चन लिया है ट्विस्टेड प्राइम नंबर, या इसको आप जो है हाँ ट्विस्टेड प्राइम नंबर ही मैंने नाम यहाँ पे माना है, इसको और नामों से भी जाना जाता है, इमर्ट नंबर करके भी इसको जाना जाता है। तो आजकल जो नंबर प्रोग्रामिंग है 15 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है तो प्रोसेस करवाती है कि पहले ये करो फिर ये करो, ये लॉजिक यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया है। तो इसमें भी वैसे ही लॉजिक है। क्या लॉजिक दिया गया है,
कि ट्विस्टेड प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनका रिवर्स वाला नंबर और ओरिजिनल नंबर सेम हो। एग्जांपल के तौर पर जैसे आपने यहाँ पे 13 ने पुट करा है 13, तो 13 पहले चेक करो कि क्या प्राइम है। हाँ 13 प्राइम है, और फिर 13 का रिवर्स करो तो ये 31 आया। अब इसको भी चेक करो क्या ये भी प्राइम है। हाँ है। अगर ये भी उल्टा वाला भी प्राइम है और सीधा वाला भी प्राइम है तो ये आपका ट्विस्टेड प्राइम नंबर माना जाएगा। तो ये मैंने एग्जांपल लिया है। इसी तरीके का कोई नंबर प्रोग्रामिंग आपका नया बनना है। अगर आप बोर्ड का एनालिसिस करोगे तो डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप पे आता है। काफी समय हो गया कि सिंपल लूप में नंबर प्रोग्रामिंग नहीं आया है, तो हमने उम्मीद की है कि हम वो देना चाहते हैं जो जिसके ऊपर आप कोई सोच ना रहा हो, और जब पेपर तो आप सरप्राइज होने से बच जाएं। मैंने कहने का मतलब ये है कि जैसे पेपर देने गए और टीचर ने जो भी पढ़ाया तो उसने तो वो रटा रटाया, जो पुराना सिलेबस चल रहा है या जो पुराना पैटर्न चल रहा है उसी के साथ दिया, लेकिन पेपर जो बोर्ड का होता है वो कुछ ना कुछ सरप्राइज जरूर देता है बच्चे को। तो उसमें आप फंस जाओगे, अरे ऐसी तो तैयारी की नहीं है मैंने, इसलिए मैंने सिंपल लूप वाला ये लिया है जो कि आता था, बहुत आया है। प्राइम नंबर वगैरह, परफेक्ट नंबर वगैरह सब आ चुके हैं। ये ट्विस्टेड प्राइम नंबर उसका एक वैसी तर्ज पर एग्जांपल लिया है। चलिए बच्चों देखते हैं, समझते हैं ट्विस्टेड प्राइम नंबर कैसे। अच्छा देखिए, प्राइम नंबर आपको आता ही है नंबर का रिवर्स करना आपको आता ही है, और फिर रिवर्स को फिर से चेक कर लो, प्राइम इतना ही तो है। तो एक एक स्टेप करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए यहां पर एक नंबर इनपुट कर लिया गया 13 n में। फिर यहां पर क्योंकि प्राइम नंबर में हम लोग फैक्टर्स काउंट करते हैं कि कोई भी नंबर प्राइम है तो उसके दो फैक्टर होंगे। जैसे कि आपका ये 5 प्राइम है तो किसी भी नंबर को 1 2 3 4 5 1 से 5 तक डिवाइड करा के देखो, तो देखो 1 से ये डिवाइड हो जा रहा है और 5 से बीच वाले नंबरों से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो कितनी बार डिवाइड हुआ, ये 2 टाइम्स डिवाइड हुआ, 2 टाइम्स डिवाइड हुआ। तो कोई भी नंबर अगर 1 से लगाकर उस नंबर तक डिवाइड करा के देखा जाए और वो सिर्फ 2 टाइम्स डिवाइड हो तो वो नंबर प्राइम नंबर कहा जाता है। ठीक है, ये वाला लॉजिक मैंने यहां पर लगाया गया। आप एक बार इसको फिर से सुन लीजिएगा मैंने क्या कहा। तो ये प्राइम नंबर वाला लॉजिक हमें दो बार लगाना है, एक बार रिवर्स कर सीधे वाले को चेक करना है प्राइम, एक बार रिवर्स करने के बाद रिवर्स वाले को चेक करना है। इसलिए यहाँ पे दो तरह के काउंटर वेरिएबल लिए गए जो ये काउंट करेंगे कि 2 टाइम्स ये डिवाइड हुआ है या नहीं हुआ है। तो पहला 13 को लेकर हम लोग चलेंगे यहां पर देखिए ये 13 हमारा यहां पर नंबर इनपुट किया था, 1 से लूप चलाएंगे और 1 13 से छोटा है, कंडीशन 2। अब 13 1 से डिवाइड होगा, हाँ हो जाएगा, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये काउंट वाली लाइन सामने भी लिखी। अच्छा ये आउटपुट वाले क्वेश्चन में कंफ्यूज किया जाता है, इसलिए मैंने जानबूझ के सामने रखी कि इस कंडीशन में अगर एक लाइन है तो उसको सामने भी लिखा जा सकता है। कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाने की जरूरत है क्योंकि एक लाइन के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाना ऑप्शनल होता है। तो यहाँ पर काउंट को यहां रखें या काउंट यहाँ पे लिखें, दोनों बातें सेम है। तो आउटपुट में बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये सामने लाइन लिख दी गई तो और उसके नीचे भी एक लाइन लिखी है, तो उसको लगता है कि ये लाइन और ये लाइन इसके अंदर है, तो नहीं, सिर्फ ये लाइन इसके अंदर है, ये वाली लाइन इससे बाहर है। तो जहां भाई मेरा काम है आप लोगों को सही बात बता देना, जिससे कि वहां पे गलती से जो नंबर कट जाते हैं वो ना कटे। बाकी जो आपको आता ही नहीं है उसका कटा तो उसका नंबर का कोई अफसोस नहीं करिएगा क्योंकि वो तो आपको आता ही नहीं था ना। ओके, तो 13 1 से डिवाइड हो जाएगा तो कंडीशन ट्रू होगी, तो काउंट 1 प्लस प्लस होकर 0 था 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद फिर लूप ऊपर चला जाएगा, अब ये i जो है 2 हो जाएगा। तो अब आपको मालूम है i 2 हो जाएगा, 2 से 13 डिवाइड नहीं होगा तो आपका काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। फिर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक 13 किसी से भी डिवाइड नहीं होगा तो काउंट प्लस प्लस नहीं होगा। फिर i प्लस प्लस होकर जब 13 हो जाएगा और 13 13 से फिर से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 0 से मैच हो जाएगा तो काउंट प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा। तो काउंट पर में 2 आ गया, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि 13 तो प्राइम नंबर है। तो लूप से बाहर आए, जैसे i प्लस प्लस होकर 14 होगा, लूप फॉल्स हो गया, बाहर आ गए। अब काउंट 1 क्या 2 है, तो क्योंकि ये 2 आया 2 2 से मैच हो जाएगा। जब मैच हो जाएगा तो हमने कर्ली ब्रैकेट खोला, अब हम इस नंबर का रिवर्स करेंगे, 13 को 31 बनाएंगे।
तो रिवर्स का बच्चों ये लॉजिक होता है। इसमें फॉर लूप से भी कर सकते हैं और व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, जैसा भी आपको पढ़ाया गया हो आप वैसा करिएगा। मैंने अभी यहाँ पे क्योंकि डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप ज्यादातर व्हाइल से स्कूल वाले करवाते हैं और बुक्स में भी व्हाइल लूप से ही लिखा होता है, इसलिए मैंने व्हाइल लूप से लिख दिया, वरना मैं फॉर से कराता हूँ। और बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, फॉर से करेंगे कोई गलती नहीं होगी। मैं दिखा भी दूंगा आपको फॉर से कैसे हो रहा है। जैसे फॉर से लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं फॉर, और ये जो ऊपर है टेम्प, तो यहाँ पर टेम्प डिक्लेयर कर देते ऐसे, बस इतना सेमीकोलन इक्वल टू एन नहीं लिखते, और यहाँ लिख देते हैं टेम्प इक्वल टू एन, और फिर यहाँ पे लिख देते हैं टेम्प ग्रेटर देन 0, और फिर यहाँ लिख देते हैं टेम्प डिवाइड इक्वल टू 10। ये फॉर लूप हो गया और उसके अंदर ये रिवर्स वाली लाइन हो गई, रिव इक्वल टू रिव इंटू 10 प्लस टेम्प मॉड 10, और उसके कर्ली ब्रैकेट बंद। तो देखिए बच्चों फॉर लूप से करेंगे तो ये होगा और व्हाइल लूप से करेंगे तो ऐसे होगा। ये दोनों कोड आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। इसमें आपको फॉर लूप में ये वाला हिस्सा नहीं लेना है, आपको खाली सेमीकोलन लगाना है। और व्हाइल लूप में अगर करेंगे तो टेम्प इक्वल टू एन, यहीं पे आपको एक कॉपी बनानी पड़ती है। तो फिलहाल दोनों लिखे हैं। अब मैं मान रहा हूं कि जो मेरे प्रिय बच्चे हैं जो फॉर लूप से करते हैं उन्होंने ये वाला तरीका देख लिया होगा, तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, और व्हाइल लूप वाला ही मैं समझा दे रहा हूं। तो देखिए आपका काउंट 2 टू मैच हो गया था, कंडीशन ट्रू हो गई, नीचे आए। अब एन में क्या था 13 था, 13 टेंथ में दे दिया, ठीक है। अब 13 जीरो से बड़ा है, नीचे आ गए। रिब में क्या है, रिब में बच्चों यहाँ पर 0 है, तो ये प्रोसेस क्या हो रही है मैं यहीं पे लिखे दे रहा हूं, यहां से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रिब में 0 है, 0 इंटू 10 प्लस 10 मॉड 10। तो हमेशा याद रखिएगा मॉड 10 का मतलब होता है पीछे से एक डिजिट निकाल लो, तो 13 में पीछे से एक डिजिट निकालने मतलब 3 निकालने, तो 0 इंटू 10 0 प्लस 3, तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 आ जाएगा। उसके बाद लूप नीचे आएगा और 10 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो पॉइंट के उस साइड वाली वैल्यू यानी कि 1 बचेगा, 1.5 आएगा 1.0 आएगा, लेकिन क्योंकि सारे वेरिएबल इंटीजर हैं तो 1 ले लेगा सिर्फ। अब लूप यहां से ऊपर चला जाएगा, अब ये 1 आ गया है, डिवाइड 10 करने से 1 बड़ा है 0 से, नीचे आए। अब रिब में देखिए क्या था 3 था, तो यहाँ 3 रिब इंटू 10 मतलब 3 इंटू 10 प्लस, और यहाँ पे 10 मॉड 10 करेंगे तो 1 है, मॉड 10 का मतलब पीछे से एक डिजिट निकाल लो, तो यानी 1 ही बचा है तो 1 ही निकलेगा। 30 प्लस 1, तो यहाँ पर 31 आ जाएगा। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो 0 आ जाएगा, लूप ऊपर जाएगा, 0 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। तो रिब में हमारा 31 आ चुका है। अब बच्चों क्या बचा, 13 को तो हम लोगों ने प्राइम चेक ही कर लिया था, अब 31 को भी चेक कर लो प्राइम है या नहीं है। 31 हमारे पास आ चुका है। तो देखिए बच्चों ये काउंट इज 1 इक्वल टू 2 के कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने रिवर्स किया, और रिवर्स करने के बाद फिर हम इसी कर्ली ब्रैकेट, ये जो ये वाला कर्ली ब्रैकेट है, इसी के अंदर हम लोग यहाँ पर दोबारा से रिब को चेक करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं है। तो देखिए लॉजिक तो सेम है। अब 31 यहाँ पे आ चुका है रिब में, अब हमने काउंट 2 ले लिया क्योंकि काउंट 1 में वो था, काउंट 2 में ये, काउंट 1 13 के लिए था, काउंट 2 जो है 31 के लिए। तो यहाँ पर अब ये लूप बिल्कुल सेम कोड लिखा है, इसको चलाइएगा तो 1 से 31 डिवाइड होगा और 31 से 31 डिवाइड होगा, तो काउंट 2 में आपका 2 आ जाएगा। मैं चला नहीं रहा हूं। अब लूप से बाहर आए और हमने यहाँ पर मैच कर लिया कि काउंट 2 इक्वल टू 2 है क्या, तो काउंट 1 इक्वल टू 2 तो हो ही चुका था, अब काउंट 2 भी इक्वल टू 2 हो चुका है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा ट्विस्टेड प्राइम नंबर, ये आपका ट्विस्टेड प्राइम नंबर प्रिंट करा दिया। और मान लीजिए अगर ये नहीं है तो एल्स में जाएगा n इज प्राइम बट नॉट ट्विस्टेड प्राइम, क्योंकि दोनों प्राइम होने चाहिए, दोनों नहीं मिले, एक भी अगर कोई नहीं मिलता है तो प्राइम तो है कोई एक, लेकिन ट्विस्टेड प्राइम नहीं है, ये हो गया क्योंकि n को आपने इनपुट ये था। अब ये एल्स कौन सा है, ये एल्स आपका ये ऊपर वाली जो इफ थी इसका है, यहाँ पे जो ये ऊपर वाला इफ लगाया था ये,
काउंट इक्वल टू 1, इसी का एल्स अगर मान लीजिए पहला ही नंबर फर्स्ट नंबर जो 13 हमने दिया था अगर वही प्राइम नंबर है नहीं है, मान लीजिए हमारा मान लीजिए 12 होता तो 12 तो प्राइम नंबर होता नहीं है, तो यहां पर ये कंडीशन ही फॉल्स हो जाती, तो ये कहां जाए, ये चली जाएगी एल्स में, ये चली जाएगी एल्स में, इस वाले एल्स में, और यहाँ पे n इज नॉट अ प्राइम नंबर, ये इस तरीके से आ जाएगा। हमने बच्चों को और भी तरीके बता रखे हैं, उसको भी आप देख सकते हो और इसको भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब इसकी बीडी टेबल ये है, मैं एक बार हट जा रहा हूं, आप देख लीजिए, ये बीडी टेबल है, इस तरीके से इसमें लिख दिया जाता है। तो ठीक है बच्चों, एनर्जी लो होने मत दीजिएगा, बस होने वाला है आपका कंप्लीट। आप देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका मैट्रिक्स का, थोड़ा सा देखने में बड़ा तो लगता है लेकिन मजेदार क्वेश्चन होता है, उसमें लॉजिक इतना होता है, बस लिखना थोड़ा सा बड़ा ज्यादा दिखने में ज्यादा लगता है, इनफैक्ट लिखना भी पड़ता है थोड़ा सा, क्योंकि वैल्यू इनपुट कराने के लिए 2 लोग लगते हैं, फिर प्रोसेस कराने के लिए भी 2 लोग लगते हैं, फिर उसके अंदर का जो कोड होगा वो होगा। अब यहाँ पे देखिए बच्चों 4x4 का एक आपको 2D एरे लेना है और इसमें आपको निकालना क्या है, सम ऑफ ऑल बाउंड्री नंबर, सम ऑफ ऑल बाउंड्री नंबर, यानी कि बॉर्डर में जो नंबर है 2D एरे में बॉर्डर में जो नंबर है उनका खाली सम करना है, एंड आल्सो सम ऑफ ऑल इनर नॉन बाउंड्री एलिमेंट। ओहो मैंने थोड़ा सा आउट टफ बना दिया, वैसे खाली बाउंड्री एलिमेंट ही आएगा, अगर आएगा तो नॉन बाउंड्री की उम्मीद कम है, लेकिन दोनों चीज आपको आ जाए, एक ही इफ एल्स का खाली फर्क है, तो दोनों चीजें आ जाए ज्यादा अच्छा है, इसलिए बाउंड्री एलिमेंट और नॉन बाउंड्री एलिमेंट दोनों का हमने यहाँ पर सम करवाया गया है। बाउंड्री एलिमेंट आर दोस दैट लाइज इन द फर्स्ट रो, लास्ट रो, और फर्स्ट कॉलम लास्ट कॉलम, ऑल अदर एलिमेंट आर कंसीडर्ड एज इनर एलिमेंट। तो मैं अभी एग्जांपल लेकर आपको यहां पर दिखाता हूं, देखिए बच्चों ये एग्जांपल है, ये बाउंड्री एलिमेंट का मतलब सिर्फ ये नंबर ऐड करने हैं, ये नंबर ऐड करने हैं, ये बाउंड्री एलिमेंट है, और नॉन बाउंड्री एलिमेंट का मतलब सिर्फ ये नंबर ऐड करने हैं, ये अंदर वाले जो नंबर है ये नॉन बाउंड्री एलिमेंट है और बाहर वाले जो नंबर है ये बाउंड्री एलिमेंट है, ठीक है, इसको करना है। तो बाउंड्री एलिमेंट आपका यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल दिखाया उसके हिसाब से ये नंबर आए हैं, नॉन इनर बाउंड्री में जो है या नॉन बाउंड्री में ये नंबर आए हैं, तो बाउंड्री का टोटल 55 आया, इनर बाउंड्री का 9 आया। 9 कैसे आया, 6 + 1 7 8 9 और फिर 0 0 ही है, तो 9 आ जाएगा। ये आपका मस्त क्वेश्चन है, क्या ही बताएं, क्योंकि वो तो 2 दिन बाद फ्यूचर है, लेकिन दिल कहता है आएगा ये वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों इसमें कुछ बेसिक फॉर्मेलिटी है कि पहले एक एरे को डिक्लेयर करना पड़ता है, तो ये डिक्लेयर कर दिया, फिर उसमें क्योंकि इसमें रो कॉलम दोनों होते हैं तो हमारे ये लूप चलते हैं, रो कॉलम से जो वैल्यू स्टोर करा ली हमने, तो जो ऊपर मैट्रिक्स दिखाई थी उसकी वैल्यू हमने मान लिया है कि स्टोर करा ली। अब यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट को हम लोग यहाँ पे सीधे डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये आपकी मैट्रिक्स है 4x4 की, मैं इसको एग्जांपल के रूप में ले रहा हूं। देखिए मजबूरी है कि पूरा हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ रहा है, बाकी जो यहाँ पढ़ते हैं बच्चे उनको तो पता ही है कि कैसे हुआ है, लेकिन आप लोगों को, आप लोग भी हमारे बच्चे हो तो आपका भी अच्छा हो जाए, भले ही आप समय से नहीं मिल पाए, अगर समय से मिले होते तो आपको पेपर बिल्कुल हल्का लगता। अभी जब पेपर हो जाएगा हमारे बच्चों का, 10 सॉरी 10 11 12 13 20 22 23 30 31 32 और 33। बच्चों यहाँ पे ये 0 2 3 है, ये 0 कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम और 3 कॉलम, ये कॉलम है और ये रो है, उसके हिसाब से इंडेक्स नंबर है 0 0 0 1 0 2 0 3। अब यहाँ पे कोई भी आपकी वैल्यूज हो सकती हैं, कोई भी वैल्यूज हो सकती हैं,
हमने यहाँ पे 2 5 4 3 9 8 7 3 2 ऐसा करके ये 10 कर दिया। ये वैल्यूज ले ली हैं, ठीक है, वैल्यू हमने कहा था ना, मान लो स्टोर कर लिए। अब फिर बच्चों लॉजिक पे ध्यान दीजिए, जब हम लोग बाउंड्री एलिमेंट का सम करेंगे तो एक चीज देखिए कि बाउंड्री में पहली रो के ये सारे नंबर होंगे 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 बिल्कुल, बाउंड्री एलिमेंट के हिसाब से लास्ट रो के भी ये सारे नंबर होंगे। किसकी बात कर रहा हूं मैं, पहली रो के सारे नंबर मतलब 2 5 4 3, ये सारे नंबर बाउंड्री में आते हैं, ये होंगे ही होंगे। और लास्ट रो के सारे नंबर यानी 8 7 3 और 10 ये भी होंगे ही होंगे। इसमें सम जिनका करना है उसमें सम जाना ही जाना है। अब बचा कौन सा, ये वाला नंबर और ये वाला नंबर, ये बचा है। तो पहली रो के सारे नंबर हो गए, लास्ट रो के सारे नंबर हो गए, और ये दो नंबर और ये दो नंबर, तब आप ओवरऑल कहेंगे कि बाउंड्री एलिमेंट सम हो गया। तो हम लोग बाउंड्री एलिमेंट की बात कर रहे हैं, अभी नॉन बाउंड्री एलिमेंट भी हम लोग देखेंगे, उसका अपोजिट करना है बस, और कुछ खास बात नहीं। तो देखिए जरा यहां पे गौर कीजिए, यहां पे ये जो दो वैल्यू दिखाई पड़ रही है इंडेक्स नंबर में 0 0 या यहाँ 3 0 कहें, तो इसमें ध्यान दीजिएगा, ये 3 जो है ये आई की वैल्यू है, और ये 0 जो है ये जे की वैल्यू है, इस तरीके से है। तो यहां पर पूरी रो में देखिए आई की वैल्यू 3 ही है, और चेंज क्या हो रहा है 0 1 2 3, ये किसकी वैल्यू होगी, जे की वैल्यू होगी। ऐसे देखिए यहां पर पूरी रो में आपका 0 0 0 0 ये फिक्स है बच्चों, और चेंज क्या हो रहा है 0 1 2 3, ये जे की वैल्यू है। तो जो फिक्स है वो आई की वैल्यू है, जो चेंज हो रहा है उसी हिसाब से लूप लगाए गए हैं। आई की वैल्यू यहां पर 0 है, 0 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू, नीचे आया। अब जे 0 4 से छोटा है, मैं एक रोज सम करके दिखा रहा हूं बच्चों जिससे आपको अंदाजा मिल जाए। तो 0 4 से छोटा है, 0 4 से छोटा है, ये लूप के अंदर लूप है, नेस्टेड लूप, तो आप कंडीशन ट्रू हो रही है। अब जरा देखिए इस पूरी रो में आई की वैल्यू क्या है 0 0 0, तो देखो हमने क्या मैच करा है कि अगर आई की वैल्यू 0 0 0 मैच हो जाए, ये कंडीशन ट्रू हो, तो वो बाउंड्री एलिमेंट कहा जाएगा, और उस समय जो भी नंबर हो वो सम में ऐड हो जाए। उसके लिए हमने बाउंड सम नाम का वेरिएबल लिया है जो बाउंड्री का सम करेगा। अब दूसरी लाइन देखो, यहाँ पे आई की वैल्यू 3 3 3 3 है, तो जब लूप चलता जाएगा तो कभी ना कभी आई प्लस प्लस होकर यहाँ 3 भी हो जाएगा। तो यहाँ पे आई की वैल्यू अगर 3 हो तो उस समय कंडीशन ट्रू होगी, और जो जो नंबर हो वो इसमें चले जाए। तो 3 वाले केस में ये सारे नंबर सम में ऐड हो जाएंगे, और आई इक्वल टू 0 वाले केस में ये सारे नंबर सम में ऐड हो जाएंगे। तो फर्स्ट रो और लास्ट रो आराम से ऐड हो गई। उसके बाद अब देखिए इनके 8 1 और ये 1 और 2 इसको कैसे ऐड करेंगे। तो अब यहां पे देखिए कि जब जब ऐसा हो कि जे 0 हो, तो देखो जे 0 कौन सा है, यहां पे ये आई है ये जे है तो जे 0 है, यहां पे आई है जे है तो जे 0, तो दोनों ये जे 0 ही है। कंडीशन ट्रू होगी जे इक्वल टू 0 वाली, और ये 8 और 1 ये भी सम में ऐड हो जाएंगे। दोबारा रिपीट करके देखना, आज जरूर जाएगा समझ में। फिर देखिए यहां पर ये 1 और 2 लेने के लिए जरा जे को देखिए, यहां पे जे 3 है और यहां पे भी जे 3 है, तो देखिए जे इक्वल टू 3 है, तो ये वाले नंबर यानी कि 1 और 2 भी सम में ऐड हो जाए। तो लूप तो बच्चों ऐसे चलेगा, ये रो चलेगा तो ये रो में जब ये रो का लूप चल रहा होगा तो आपका i इक्वल टू 0 वाली कंडीशन बार बार ट्रू होगी, और ये सारे नंबर इसमें सम हो जाएंगे। फिर जब इस रो में लूप चल रहा होगा तो जरा गौर कीजिए इक्वल टू 0 ये वाली कंडीशन ट्रू हो रही है यहां पर, तो ये 8 सम होगा। जब j प्लस प्लस होके यहां आएगा, आई तो बनी है, j1 यहां आएगा, तो यहां पे देखो j भी 1 है और i भी 1 है, तो j भी 1 है और i भी 1 है, वो यहां कहीं मैच हो रहा है, j1 हो और i 1 हो, नहीं मैच हो रहा है, तो ये सम नहीं होगा। तो देखो j प्लस प्लस होकर 2 हो जाएगा, तो i 1 हो j 2 हो, यहां कहीं मैच हो रहा है बच्चों, नहीं मैच हो रहा है,
इसका मतलब इसमें देखो j प्लस प्लस होके 3 हो गया, अब ये वाली कंडीशन ट्रू हो गई, तो इसका मतलब ये वाला नंबर इसमें चला गया है। तो आपने देखा j इक्वल टू 0 j इक्वल टू 3 वाला कंडीशन यहां और यहां के हिसाब से ट्रू हुआ, तो 8 भी इसमें सम में ऐड हो गए। तो जैसा इसमें हुआ है ऐसा ही इसमें भी हो जाएगा, j 0 और 3 वाला नंबर जो है खाली इसमें सब में ऐड हो जाएगा, ठीक है। और फिर जब i प्लस प्लस होकर 3 हो जाएगा तो ये वाली रो आ जाएगी और इसके सारे नंबर इसमें ऐड हो जाएंगे, तो बाउंड्री का ओवरऑल हो गया। अब जब जब कंडीशन फॉल्स हुई, कहां कहां कंडीशन फॉल्स हुई थी, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर, उस समय वो कहां जा रहा है बच्चों, एल्स में जा रहा है। तो एल्स में जाकर वो क्या करेगा, इनर बाउंड्री एलिमेंट, इनर एलिमेंट को सम करेगा। तो एल्स में जब कंडीशन जो 4/4 की है तो i0 और j3 मैच, i0 और i3 मैच करना है और j0 j3 मैच करना है, क्योंकि 4/4 में एरे में इंडेक्स नंबर एक कम होता है ना, तो अगर 4/4 की है तो 3 से मैच कीजिएगा, ये 3 और ये 3। अगर मैट्रिक्स 3/3 को हो तो यहाँ पे 2 से मैच कीजिएगा, ये 2 और ये 2 हो जाएगा। बस बच्चों ये छोटा सा लॉजिक मैंने चलाया नहीं, लेकिन फिर भी पूरा ही चला दिया एक तरीके से देखा जाए। फिर जब सम हो जाएगा लूप से बाहर आए, इसको आपने प्रिंट करा दिया, ये आपका रिजल्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। बहुत आप लोगों ने मेहनत की है इस वीडियो को देखने में, और भगवान चाहेगा आपको इसका फल जरूर मिलेगा। और आज जो है ईद भी है, तो ऊपर वाला जो है, और हम लोगों की नवरात्रि चल रही है, दोनों जगह से हम लोगों को प्यार मिलने वाला है। इसकी वीडियो टेबल देख लीजिए एक बार, इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। जैसे आई जे दोनों लूप वेरिएबल है तो मैंने डायरेक्ट लूप वेरिएबल लिख दिया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है जो हमने कहा था सिंगल डायमेंशन एरे से सर्चिंग सॉर्टिंग का आता है। तो बच्चों आपको दोनों लीनियर और बाइनरी याद करनी पड़ेगी और दोनों सॉर्टिंग सिलेक्शन और बाइनरी बबल याद करना पड़ेगा, और कोई एक क्वेश्चन उसमें मिल जाएगा। लेकिन मेरे गेस के हिसाब से मैंने यहाँ पर सिलेक्शन सॉर्ट रखा है, और दूसरा एक गेस है कि लीनियर सर्च आ जाएगा। अगर सिलेक्शन सॉर्ट नहीं आया तो लीनियर सर्च आ सकता है, लेकिन ये मेरा गेस है। आप चारों क्वेश्चन याद कीजिएगा, ये मैं कह रहा हूं, ठीक है। ओके, तो अब देखिए मैंने सिलेक्शन सॉर्ट में 15 प्रोडक्ट लिए हैं डबल टाइप में, और उनको सॉर्ट करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बच्चों इसमें ज्यादा समझाना नहीं है, क्योंकि ये जो है फिक्स क्वेश्चन होता है, आपको रटना पड़ेगा, बिल्कुल रटा होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एरे डिक्लेयर किया और फिर 15 का लूप चलाकर डबल डॉट एसी डॉट नेक्स्ट डबल से इसमें वैल्यू स्टोर करा ली, तो आपकी वैल्यू स्टोर हो गई। अब यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए ये लॉजिक लगा दिया है। तो ये बिल्कुल फिक्स होता है भैया, एक बार नोट कर लीजिएगा, इसको याद कर रट लीजिए बिल्कुल, क्योंकि जब हम बता रहे हैं कि सर्चिंग सॉर्टिंग आना ही आना है, कोई क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट हमको लगता है तो हम बता दिया, बाकी जो भी ऊपर वाला चाहे ये आएगा, और ज्यादातर मेरा गेस आता है। डर तो खैर लगता है कि पता नहीं मैं इतना कह रहा हूं आएगा या नहीं आएगा, लेकिन पिछले 25 सालों से जो 30 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं उसमें मेरा गेस हमेशा फंसता है, मैं कॉन्फिडेंट हूं उसके लिए। तो चाहेंगे भगवान तो ये जरूर आ जाएगा। अब देखिए ये वाला फॉर्मेट पूरा याद कर लीजिएगा, इसको मैं समझाना उचित नहीं समझ रहा हूं, क्योंकि ये तो रटा ही होना चाहिए आपको। ठीक है, ये हो गया इतना, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें हो क्या रहा है, और फिर आपका ये कोड यहाँ पे खत्म। इतनी सॉर्टिंग आपको याद करनी है, ठीक है। इसको अब देख लीजिए। उसके बाद जब सॉर्ट हो जाएगा तो मैंने इसमें एक और काम कर दिया था कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं ना, तो एक और थोड़ा सा चौका छक्का लगा दे, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सारे बड़े नंबर 0 वाले बॉक्स पे 1 वाले बॉक्स पे आ जाएंगे, तो और छोटे नंबर लास्ट में चले जाएंगे। तो टोटल आपका कितना है, 15 नंबर है, 15 प्रोडक्ट है। तो 15 प्रोडक्ट में हमें लोएस्ट प्राइस वाला प्रोडक्ट का प्राइस प्रिंट कराना है। तो लोएस्ट कहां पे होंगे, जैसे कि एरे आपका 15 का एरे है, ये 0 ऐसे चालू होगा, और फिर लास्ट में ये आपका 14 13 और 12
तो बीच में डॉट 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 पूरे टोटल बॉक्स होंगे 15। तो जब डिसेंडिंग ऑर्डर में करेंगे तो बड़ी वैल्यू तो यहाँ आ जाएगी, कोई भी बड़ी वैल्यू, और छोटी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। तो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइस वाले जो प्रोडक्ट है उनका प्राइस प्रिंट कराना है। तो वो प्राइस कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। तो डायरेक्ट इंडेक्स नंबर देकर हमने वो प्राइस प्रिंट करा दिए हैं, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर में बड़े प्राइस आगे आ जाएंगे, छोटे प्राइस पीछे चले जाएंगे। तो पीछे वाले 3 छोटे प्राइस आपको प्रिंट करा देते हैं। तो ये शॉर्टकट में ऐसे प्रिंट करा सकते हैं। तो बच्चों इसको प्लीज रट लीजिएगा, आएगा ये क्वेश्चन, और इसकी ये आपकी छोटी सी डिटेल हो गई। ओहो, यही लास्ट क्वेश्चन था। ओके, अब बच्चों फाइनल टाइम आ गया है कि मैं आपको गेस वर्क बता दूं कैसे क्या करना है। और उससे भी पहले यहाँ पे जरा देखिए मैंने क्या लिख रखा है, ईश्वर भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करने का रास्ता चुनते हैं। बच्चों ये फैक्ट है, लाइफ का फैक्ट है। माँ बाप कितना भी आपको चिल्लाता रहे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, आप नहीं पढ़ते हो, लेकिन पेपर क्योंकि आपको ही देना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। और सिर्फ 2 दिन की बात रह गई, आजकल कायदे से पढ़ लीजिए जो भी हमने दिया है। हम अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, या आप लोग जो अभी परिचय में नहीं हो देखिएगा और मेहनत कर लीजिए। कंप्यूटर में सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। हमारा इतना बड़ा रिकॉर्ड है कि हमारी कोचिंग का, हमारा क्या ईश्वर ने जो दिया है वो मिला है। मेरी कोचिंग का इतना अच्छा रिकॉर्ड है कि हमेशा 100 आउट ऑफ 100 बच्चे बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। आप यूट्यूब चैनल को चेकआउट कीजिए, उसमें आपको दिखाई पड़ेगा। बस ये है यूट्यूब पे मैं बहुत कम आ पाता हूँ, ज्यादा नहीं आ पाता हूँ। हाँ, और यूट्यूब देखकर जो भी ऑनलाइन बच्चे मुझसे जुड़ते हैं उनको निश्चित रूप से फायदा मिलता है, और पूरे देश भर से बच्चे पढ़ रहे हैं। तो बच्चों याद रखिएगा, अपनी मदद खुद से करने का रास्ता चुनिए, थोड़ी सी आलस्यपन छोड़ दीजिए, कर डालिए मेहनत। अब बाकी जो है मैं एक वीडियो और रिलीज करूंगा कि किन वजहों से नंबर कटते हैं, उसको सेपरेट आप देखिएगा, मैं ओपन कर दूंगा उसको। और बाकी आपका चूज करने के लिए जो 4 क्वेश्चन करने हैं, तो टिप्स कुछ ऐसी समझ लीजिए कि आप जो प्रोग्रामिंग के अच्छे बच्चे हैं वो जो है 6 क्वेश्चन करें, और एटलीस्ट 5 तो कर ही दें, 4 करने हैं 5 कर ही दें। रीजन क्या है इसके पीछे, अगर बच्चे 1 या 2 छोटी छोटी सेमीकोलन की भी मिस्टेक हो गई ना तो एक नंबर कट जाएगा। तो आप 100 वाले थे और आपका रह कितना जाएगा 98। तो अगर आपने एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रखे हैं तो बेस्ट 4 लिए जाते हैं, तो आपका वो एक्स्ट्रा वाला सही निकल गया, इधर वाला मान लीजिए पक्का था लेकिन छोटी सी गलती हो गई तो वो आपका बच जाएगा, आपके 60 आउट ऑफ 60 नंबर आ जाएंगे। तो 6 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। दूसरा, प्रोग्रामिंग में जो हमने अपने बच्चों को, यहाँ के बच्चों को बताया है, आप लोग भी जान लीजिए। मैंने बच्चों को कहा है कि फंक्शन प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन वाला आता है उसको ही अटेम्प्ट कीजिएगा, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा वेरिएशन होता है, सबसे ज्यादा मार्क्स उसी में मिलते हैं, क्योंकि कोड बड़ा होता है, एक एक मार्क्स की लाइनें होती हैं। और जो छोटे प्रोग्राम जिस नंबर प्रोग्रामिंग है ना, तो उसमें पता चला एक ही लाइन जो है 2 नंबर की है, अगर वो एक लाइन गलत हुई तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से 2 नंबर आपके सीधे सीधे कट जाएंगे, तो वो गलती ना कीजिएगा। फिर पहला क्वेश्चन आपका इफ एल्स इफ का फंक्शन प्रोग्रामिंग से आपको अटेंड करना है। दूसरा बच्चों आपको प्रोग्राम, क्योंकि सर्चिंग सॉर्टिंग बिल्कुल फिक्स है सिंगल डायमेंशन एरे में, तो 4 ही प्रोग्राम तो याद करने हैं आपको, 2 सर्चिंग और 2 सॉर्टिंग। और असेंडिंग डिसेंडिंग में मैंने बता दिया है, मैं दिखाई भी दे रहा हूं असेंडिंग डिसेंडिंग में कि यहां पर ये जो साइन है, हाँ ये जे वाले लूप के अंदर अगर ये ग्रेटर देन का साइन लगा रखा है तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, अगर सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर, ये मिनट ये गलत हो गया है थोड़ा सा, ये असेंडिंग, मैं लिख दे रहा हूं असेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का। तो यहाँ पे डिसेंडिंग ऑर्डर लिखा था तो ये लेस देन करना पड़ेगा आपको, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेस देन का साइन लगाते हैं, ठीक है, भगवान ऐसे बचाता है, अगर ना देखते तो बच्चे ये याद करके चले जाते। खैर इसको आप एक बार चला के भी देख लीजिएगा, और बहुत सारी वीडियो पड़ी है उनसे भी मैच जरूर कर लीजिएगा जैसा मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए लेस देन लगाते हैं, तो इतना ही चेंज है, आप इसको याद कर लीजिए एक बार, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन फंक्शन प्रोग्रामिंग का हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका सॉर्टिंग से हो जाएगा।
तीसरा क्वेश्चन 2D एरे से आएगा। 2D एरे में बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ ईच रो, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, बाउंड्री एलिमेंट सम, कॉमन क्वेश्चन है। और इसी में थोड़ा सा और वेरिएशन करेंगे तो सम कर रहे हैं तो उसमें पता लगा उनका रो में सारी रो के अलग अलग सम करो, उसमें सिर्फ इवन नंबरों का सम कर दो, ऑड नंबरों का सम कर दो। इस तरीके से छोटे छोटे वेरिएशन निकाल सकते हैं। लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर निकालने का भी हो सकता है कि पूरी मैट्रिक्स में लार्जेस्ट नंबर कौन सा है या कोई स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। इस तरीके के छोटे छोटे वेरिएशन है। मुश्किल से 10-15 क्वेश्चन है, उन्हीं में से आपका ये 2D एरे का क्वेश्चन आना है। ठीक है, बाकी कुछ आपको हेल्प चाहिए हो तो आप कमेंट में बोलिएगा, तो मैं एज पॉसिबल जरूर मदद करूंगा। और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा उसमें लिखा होता है, तो आप वहां से भी डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, एक इफ एल्सिफ का फंक्शन के थ्रू, दूसरा आपका 2D एरे, और फिर चौथा क्वेश्चन। अब चौथे क्वेश्चन के लिए देखिए कितना वेरिएशन है। तो हम तो कहते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि जो बच्चे साल भर नहीं पढ़े हैं, लास्ट टाइम थोड़ी सी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो वो हौच पौच में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग छोड़ भी सकते हो। अगर आपको लगे ये तो जाने पहचाने क्वेश्चन आ गए हैं, तब तो आप फंक्शन ओवरलोडिंग कर लीजिए, या आपको लगता है ये क्वेश्चन मैं कर ले जाऊंगा तो आप कर लीजिए, जैसे मेरी कोचिंग के सारे बच्चे कर ही ले जाएंगे। अगर आपको लगता है नहीं कर पाओगे तो चौथा क्वेश्चन बच्चा नंबर प्रोग्रामिंग का चूज कीजिएगा, क्योंकि नंबर प्रोग्रामिंग छोटा ही होता है, या तो डिजिट एक्सट्रैक्शन लूप से आता है, आपका जैसा मैंने और बताया है उससे आता है। तो इसमें एक प्रोग्राम आए और इसका कोड बहुत कभी लिखना पड़ता है, छोटे कोड बनता है ना, ज्यादा बड़े कोड नहीं होते हैं। तो जैसे कि एक क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ वाला है, वो भी थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। मैं बोल रहा हूँ, मैंने दिया नहीं है इस पेपर में, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन माना जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो एलसीएम एचसीएफ वाला भी क्वेश्चन आप एक बार देख लीजिएगा, तो जब मुंह से निकला है, भगवान ने याद दिलाया है, तो इसलिए हो सकता है वो भी आ जाए। क्योंकि नंबर प्रोग्रामिंग कुछ भी बनाया जा सकता है, कुछ भी बना देते हैं लोग। मैंने भी राम जी नंबर बनाया है, हमारे 12th के बोर्ड में फंसा था। तो इस तरीके से आपका ये चारों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। थ्योरी आपकी फिक्स होती है लगभग लगभग, बस आपको जितनी भी थ्योरी की मैंने बहुत सारी अलग अलग स्कूल के पेपर सॉल्व किए हैं, उसमें एमसीक्यू पार्ट बहुत सारा है। अब आपको देखिए तो जो है कि कहाँ पे क्या गलती करते हैं वो मैं उसमें अपलोड कर दूंगा या एक्टिव कर दूंगा अपलोड, वही आप उसको देख लीजिएगा। आप सबका अच्छा हो पेपर, आपका भला हो, और आप कंप्यूटर पेपर जब दे के निकले तो बिल्कुल मुस्कुराते हुए खिले चेहरे के हिसाब से निकले, अच्छा से अच्छा करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने स्कूल का नाम रोशन करें, और थोड़ा मुझे भी क्रेडिट दे दें। थैंक यू, धन्यवाद।